In late 19th century, that is in the last decade of 19th century, nationalism got shifted to imperialism. But why? What happened? And what is this nationalism and imperialism? And what's the relation between two? So, hello my dear students, I welcome you all to our online learning platform. आज की वीडियो लेसन में हम ढूंढने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. पहले समझ लेते हैं हम लोग नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का मतलब. नेशनलिज्म का मतलब तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि नेशनलिज्म वो भावना है जिसके तहत हम अपने कंट्री से खुद को जोड़ने लगते हैं, जबकि इंपीरियलिज्म का मतलब होता है आसपास के एरियाज में या दूसरे एरियाज पे अपना कंट्रोल जमाना. अब तक हम लोग देखें वहाँ तक हमें ये समझ में आया कि कंट्रीज अब इंडिपेंडेंस चाहती थी, विच इज़ वेरी गुड थिंग. ये अच्छी बात थी कि उन्हें आज़ादी चाहिए थी. बट ये क्या, जैसे जैसे कंट्रीज आज़ाद होती चली गई वो आसपास के एरिया पे भी अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश करने लगी, यानी कि इंपीरियलिस्टिक होने लगी. क्या ये सही बात है? नहीं, इनसे बहुत सारे परेशानियां हैं जो कि उभर करके आई. इन्हीं में से यूरोप की एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण था 1871 के बाद बाल्कन रीजन. बाल्कन रीजन मेडिटेरेनियन सी के आसपास सारे एरियाज पे जो छोटे छोटे एरियाज थे उनको कंबाइन करके बनाया गया था. ये एरिया जो था ये रीजनल वेरिएशन और एथनिक वेरिएशंस का था, यानी कि ये अलग अलग हिस्सों को जोड़ के बनाया गया था और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट था. अगर हम आज के दिन से कंपेयर करें तो आज का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मंटेनेग्रो, देख रहे हो ये सारे अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज, इन सबको मिला करके बना था बाल्कन रीजन. और यहाँ के लोगों को स्लैब्स कहा जाता था. ठीक है, अब बाल्कन रीजन था ज्योग्राफिकल और एथनिक डाइवर्सिटी का, बट यहाँ पे ओटोमन अम्पायर ने अपना रूल जमा लिया था. ओटोमन अम्पायर याद है जो टर्की पे रूल कर रहा था वो? यस. तो ओटोमन अम्पायर ने क्या किया, यहाँ पे अपना कंट्रोल जमा लिया. भाई चलो कंट्रोल जमा लिया ठीक है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आई और नेशनलिज्म की फीलिंग जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे ओटोमन अम्पायर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा. अब इनका टूटना तो ठीक था, टूटने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी कहाँ हुई तो देखते हैं. ओटोमन अम्पायर जो है वो डिफरेंट यूरोपियन सब्जेक्ट्स में टूटने लगा. मतलब ये जो ग्रीस है, मैसिडोनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारे जो है वो सेपरेट होने लगे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे. दैट्स फाइन. बट होने क्या लगा, ये लोग अपने आप को तो इंडिपेंडेंट घोषित कर ही रहे थे, पर ये सारे स्टेट्स आपस में एक दूसरे से जलते थे. आज़ाद होना है, आज़ाद होकर के अरे उस एरिया पे अपना कब्जा जमाना है. तो इससे क्या होने लगा, आपस में ही बहुत सारे टेंशन होने लगे. यानी कि जो बाल्कनी रीजन में जितने भी स्टेट्स थे वो आपस में ही झगड़ने लगे, जिनसे कि बहुत सारे टेंशन्स क्रिएट होने लगे. साथ ही साथ इसका असर जो है वो हमें दूसरे एरियाज में भी देखने को मिला. दूसरे एरियाज में यानी कि जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश थे उनमें भी ये टेंशन्स दिखने लगे, क्योंकि इन्हीं का कहीं ना कहीं कंट्रोल था उन छोटे छोटे स्टेट्स में जो कि बाल्कन रीजन के थे. अब ये लोग करने क्या लगे, अपना एरिया तो कैप्चर कर ही चुके थे, अपने आप को तो इंडिपेंडेंस असर्ट कर ही चुके थे, साथ साथ में वो एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने लगे. और यहाँ से बाल्कन इलाका जो है एक पावर रिवलरी का बहुत बड़ा सीन बन गया. कहने का मतलब है कि यहाँ पे बस झगड़े देखने को मिल रहे थे और लग रहा था ऐसे कि बाल्कन रोटी है और यहाँ पे दो बिल्लियाँ उन रोटी को पाने के लिए झगड़ रही हैं. ठीक है, जैसे कि देखो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ये सारे जो हैं ये अपना पास को बढ़ाना चाहते थे और चाहते थे कि बाल्कन एरिया पे इनका कंट्रोल हो जाए. हर कोई कंट्री वही चाहता है. ऊपर से उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो भी अपने आप को सेपरेट करके अपने बगल वाले एरिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं. तो इनके कारण क्या हुआ, बाल्कन एरिया में कंटिन्यूअसली बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और इतनी सारी लड़ाइयों का बाद में रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. तो ये दिख रहा है कि छोटे से एरिया को कंट्रोल करने के लिए नेशनलिज्म तो ठीक था, इंडिपेंडेंस एजर्ट करना वॉज अ गुड थिंग, बट इंडिपेंडेंट हो करके दूसरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की लालच के कारण
इतने सारे झगड़े होने लगे और जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो कि वो कितना डिजास्ट्रस था पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, और यही नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा, जो कि पीछे हम देखें, इसी के कारण बहुत बड़ा तूफान आ गया यूरोप में। वो एक्चुअल वाला तूफान नहीं, तूफान कहने का मतलब है बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े। और जब देखा गया कि भाई इतनी ज़्यादा परेशानियां, मतलब जब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म जुड़ता है तो इतना डिजास्ट्रस हो जाता है, तो लोगों के दिमाग में आने लगा कि इंपीरियलिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, यानी कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो है वो हर जगह देखने को मिले। जैसे ही ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स आया और लोगों ने ये नेशनलिज्म प्लस इंपीरियलिज्म का कॉम्बिनेशन को एक्सपीरियंस किया, दे रियलाइज कि हम यूरोप के आइडियाज़ को अपने साथ लेके नहीं चल सकते, हमें अपना नेशनलिज्म का जो वैरायटी है वो खुद डेवलप करना होगा। और दुनिया भर के अलग अलग देश जो हैं अब यूरोप को अपना मॉडल एग्जाम्पल नहीं मानते थे, बल्कि वो अपने एरिया में खुद की वैरायटी नेशनलिज्म की डेवलप करने लगे। भले ही इनसे बहुत नुकसान हुआ हो, लोगों को ये समझ में आ गया कि नेशनलिज्म की भावना बहुत अच्छी है, पर इंपीरियलिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और सबने ये बात मान ली कि नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो नेचुरल और यूनिवर्सल है और ये हर एक देश का हक है। क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। होपफुली क्लियर हो गया। यहाँ से अब क्वेश्चन क्या उठता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये बाल्कन रीजन में टेंशन्स क्यों इमर्ज हुआ था, यानी बाल्कन रीजन जो है वो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना हुआ था। तो ये आप अच्छे से आंसर कर दोगे। अब यहाँ से बस यही एक क्वेश्चन उठता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म। क्लियर है? या ये भी आ सकता है एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स के तहत क्या हुआ। होपफुली मैंने अच्छे से ये चीज़ को क्लियर कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक तो ओवर हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमारे चैप्टर का भी दी एंड।